नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए देवभूमि उत्तराखंड की खबरों का सफर शुरू करते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार की, जिन्होंने आज जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचकर बैठक की है। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय का निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद उन्होंने एक निजी होटल में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान शहर के गणमान्य लोगों ने डीजीपी के सामने नशा, यातायात, महिला अपराध, रफ ड्राइविंग सहित तमाम समस्याओं को सामने रखा। किच्चा विधायक तिलक राज बहेड़ ने जनपद में ओवरलोडिंग और सड़क हादसों को लेकर समस्या भी गिनवाई। उन्होंने कहा कि अपराधों के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और न ही किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप सहन किया जाएगा। नशे के बड़े कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि जो है ये पिछले 24 साल में जब से राज्य बना है, यहाँ पे बहुत अप्रत्याशित यहाँ समृद्धि आई है। यहाँ रोजगार बढ़ा है, यहाँ इंडस्ट्री आई है, टूरिज्म बढ़ा है, यहाँ तीर्थाटन बढ़ा है और उसकी वजह से बाहर के अपराधियों को ये लगने लगा था कि प्रदेश में आसानी से आके हम क्राइम कर सकते हैं और ये एक छवि बन रही थी कि हमारा प्रदेश सॉफ्ट टारगेट। तो ये जो गलत फहमी हमारे प्रदेश के बारे में बनी थी, ये हम सबके लिए चिंता का विषय थी और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, उन्होंने विशेष रूप से इस बात का संज्ञान लेते हुए पुलिस विभाग को बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में उत्तराखंड हमारी देवभूमि ना तो बाहर के अपराधियों के लिए शरण स्थली बननी चाहिए और ना उनके लिए किसी प्रकार की कर्म भूमि। निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी एक तो बड़ा कोई अपराध होता है तो उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन हो और तुरंत खुलासे के प्रयास किए जाए और यदि उसमें बाहर के या कहीं के भी बड़े बदमाश लिप्त हैं और जिनका की पूर्व आपराधिक इतिहास है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या या तो वो स्वर्ग सिधारेंगे या अस्पताल जाए, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग सबसे सख्त जो कानून के दायरे में रहते हुए, ये भी नहीं कह रहा कि कानून का उल्लंघन करने की बात है, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए जो हम ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं वो की जाए। नवंबर 2023 में मैंने डीजीपी का कार्यभार संभाला था। उसके बाद कुछ ऐसी व्यस्तताएं रही, पहले इन्वेस्टर समिट था, फिर कुछ और वहां पर आयोजन थे देहरादून और आसपास के इलाकों में, फिर आम चुनाव आ गए थे, फिर चारधाम यात्रा, फिर दैवीय आपदा, फॉरेस्ट फायर, तो ध्यान उस तरफ ही ज्यादा रहा, गढ़वाल क्षेत्र की तरफ और देहरादून हरिद्वार की तरफ। तो मेरा खुद से मन था कि कुमाऊं क्षेत्र कि हमारे किसी भी हालत में उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए जितना गढ़वाल का क्षेत्र है और यहाँ मतलब पुराने समय से ये खासतौर से अल्मोड़ा, नैनीताल का जो क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। इधर कुछ महीनों से श्रम विभाग शाखा खटीमा विवादों में रही है और इसे लेकर कुछ पात्र महिलाओं का कहना है कि उन्होंने लगभग 3-4 महीने पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, न ही उनको कोई कार्ड प्राप्त हुआ है। जो नए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए भी हैं उनको कार्ड मिलकर राहत सामग्री भी दे दी गई है। वहीं संबंधित कुछ महिलाओं का कहना था कि वो लोग अपना कामकाज, मेहनत मजदूरी छोड़कर लगातार कार्यालय के चक्कर लगा रही हैं। उसके बावजूद भी संबंधित अधिकारी उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लगातार टालमटोल किया जा रहा है। इस मौके पर श्रम परिवर्तन अधिकारी राजेंद्र सिंह का कहना था कि उत्तराखंड सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है, इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और 3 महीने के बाद कार्ड मिलते हैं। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा शादी, शिक्षा जैसे अन्य योजनाओं में फॉर्म भरे जाने पर सहायता राशि प्रदान की जाती है। वहीं मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कि कुछ महिलाओं का कहना है कि 3-4 महीने पहले उनके फॉर्म भर दिए गए थे, अभी तक कोई कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कार्ड मिलने में 3 महीने का वक्त लगता है। अभी हमारे पास ये गवर्नमेंट की जो योजना है उत्तराखंड भवन एवं श्रमिक बोर्ड के माध्यम से योजना चल रही है, जिसमें श्रमिकों का हमारे यहाँ पंजीकरण किया जाता है। उसके अंतर्गत पंजीकरण का जो होने के बाद 3 महीने के बाद इनका कार्ड अप्रूव माना जाता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती है, जैसे शादी का मैटर हो गया, शिक्षा का मैटर हो गया और यहाँ पर ये गैस का मैटर हो गया,
तो ये लोग इनका यहाँ से आवेदन करते हैं तो उनके हिसाब से इनके जो भी सहायता राशि जो होती है गवर्नमेंट की तरफ से योजना की तरफ से ये इनको प्रदान की जाती है। तो उसमें ऐसा था तो मैं तो फिलहाल पिछले के समय में उन्होंने जो जहाँ पे जो चार्ज में थे उन्होंने जैसा किया हुआ, पर मैं जो अभी हाल ही में जो मैंने ज्वाइन किया था मैं अपने ब्रेक के अनुसार मैं उसमें अपना काम कर रहा हूँ। तो उसमें ऐसा होता है, देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, कोई पुरानी होती तो वो ये आपको हो सकता है उसमें उनकी कोई आपत्ति लगी हो। अब आप एक बार आपत्ति लग जाती तो वो ऐसा तो देखिए सीट्स वाले उसी में उसको अपडेट कर देते, थोड़ा उसमें भी उनको टाइम लगता है उसमें। तो कभी कभी ऐसा था टाइम की वजह से थोड़ा बहुत लेट पहुंच जाता है। बाकी नए रेसिडेंट कार्ड में देखो हमारी आईडी में तो होते हैं तो हम तो अपने बिल को हम डेली हम चेक ही करते हैं। किसी में कोई क्वारी लगानी तो हम उसको उसमें लिख देते हैं CSC के माध्यम से कि आप इसमें इनकी ये क्वारी लिखिए, ये इनका प्रमाण इसमें ये गलत है, आप इसको ठीक करके इनसे संपर्क करके इसको ठीक करा के अपडेट करके हमारे आईडी में तभी आपको शो कर सकते हैं। हमने फॉर्म भर रखा है, सब कुछ करा दिया। वहाँ बोलते हैं ऑनलाइन वाले के पास जाओ, पैसे खर्च कराए, ऑनलाइन वहाँ से कराए। अब यहाँ ये आते हैं तो बोले मैसेज नहीं आया, तुम्हारा ये नहीं आया। हम 4 महीने से भाग रहे हैं, इतनी परेशानी हो रही। गरीब आदमी किस लिए आ रहे हैं? अपनी दिहाड़ी छोड़ के आ रहे हैं, अपना किराया भाड़ा खर्च करके आ रहे हैं। ये बात है सर, हम बहुत परेशान हैं। हम सोचते हैं कि सबका मिल रहा है, हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए। हम किसी फ्री का नहीं मांग रहे, सरकार ने बोला है तो ही हम आए हैं। अच्छा, तो जो आप हमारे कॉलोनी में हमारे जिनका बाद में करा उनको सामान मिल गया, ब्लड टेस्ट हो गया, सामान मिल गया। तो क्या ब्लड टेस्ट नहीं हुआ होगा? सब अच्छा लगवा दें। इधर भाग रहे थे, हम 4 घंटे भूखे बैठे रहते हैं यहाँ। महीने से आ रहे हैं, आज हमें बोला ये नंबर लिखने के लिए, आज हमें चेक कराने के लिए भेजते हैं दुकान पे। हम अभी चेक कराते हैं, 2 दिन दिखा देते हैं, वो एक पर्ची लिख देता है, बोलता है तुम्हारा ऑनलाइन नहीं है। अब हमको ये पता करना है कि ऑनलाइन होगा कहाँ से, यहाँ अधिकारी करेंगे या दुकान वाला करेगा? जहाँ से हमने यहाँ से बोलते हैं हमको वहाँ जाओ, जहाँ से आपने ऑनलाइन किया है वो करेगा। और वो कहते हैं यहाँ करेंगे, मंडी में जाओ ये अधिकारी करेंगे। ये बोलते हैं वहाँ जाओ, हम ऐसी चक्कर लगाने में। तो महिलाएं परेशान हैं। हालांकि अधिकारी ये कह रहे हैं कि उनकी समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द किया जा रहा है। उधर उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर पेयजल अनुश्रवण उपाध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्या ने बड़ा दावा किया है। हल्द्वानी में अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पेयजल अनुश्रवण उपाध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्या ने दावा किया कि जल्द ही उत्तराखंड में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। प्रदेश में चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में हलफनामा देने के बाद से ही सरकार चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और आरक्षण को लेकर समिति का गठन भी किया गया है, जिसके फैसले के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भी चुनावों की तैयारियों में लगा हुआ है। पूर्व में लोकसभा चुनाव और बरसाती आपदा के चलते निकाय चुनाव में कुछ देरी हुई थी। कुछ नगर निकायों में बदलाव किया गया है और कुछ में परिसीमन का कार्य भी चल रहा है, जो जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अब तय समय पर ही चुनाव संपन्न होंगे, ये दावा किया गया है। पार्टी में नगर निकाय के चुनाव की दावेदारी कुछ नहीं थी। पार्टी तो कार्यकर्ता आधारित संगठन है। पार्टी जिस अनुरूप देखती है, अभी नगर निकायों में पहले तो आरक्षण आने बाकी है। आरक्षण आएंगे तो जिस अनुरूप यदि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण होगा तो पार्टी उस के अनुसार जो नगर निकाय के लिए प्रभावशाली प्रत्याशी होगा उसको पार्टी तय करेगी और जिस कार्यकर्ता को भी कहेगी तो पूरी तरह से तैयार रहेगा, चाहे मैं हूँ या अन्य हूँ। पूरी तरह से चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और सरकार नगर निकायों में जिस प्रकार लोकसभा में 5 लोकसभा जीती है, वैसे निकायों में भी बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। आइए बात अब रामनगर की कर लेते हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने की मांग को लेकर महिला एकता मंच ने रामनगर में प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जुटी महिलाओं ने अश्लील सामग्री पर बैन लगाने, स्कूलों के सिलेबस में लैंगिक चैप्टर पढ़ाने और महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा दिए जाने की मांग उठाई और इसे लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। ये जो महिला एकता मंच का आज का ये धरना प्रदर्शन है, ये जो पूरे देश में महिलाओं के जो हिंसात्मक घटनाएं घट रही हैं और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हैं और उसके बाद रेप जैसी घटनाओं के बाद मर्डर, उनकी हत्या कर दी जा रही है,
तो इन सब के खिलाफ महिला एकता मंच के पूरे रामनगर क्षेत्र के जितने भी गांव हैं वहां पर हर गांव से महिलाएं निकलकर यहां पर आई हैं और इन सब के खिलाफ यहां पर एक प्रदर्शन, ये जो महिला एकता मंच का आज का ये धरना प्रदर्शन है, ये जो पूरे देश में महिलाओं के जो हिंसात्मक घटनाएं घट रही हैं और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हैं और उसके बाद रेप जैसी घटनाओं के बाद उनकी हत्या कर दी जा रही है, तो इन सब के खिलाफ महिला एकता मंच के पूरे रामनगर क्षेत्र के जितने भी गांव हैं वहां पर हर गांव से महिलाएं निकलकर यहां पर आई हैं और इन सब के खिलाफ यहां पर एक प्रदर्शन कर रही हैं, यहां पर एक धरना प्रदर्शन कर रही हैं ताकि हमारी जो सुरक्षा के सवाल हैं, जो हमारे बच्चों की स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उनके सुरक्षा के सवालों को लेकर सारे क्षेत्र की महिलाएं यहाँ पर एकजुट हुई हैं और अपनी 3 मांगों को यहाँ पर रख रही हैं, जैसे कि महिलाओं के अश्लील चित्रण, पोर्न जैसी फिल्में, इन पर सख्ती से रोक लगाई जाए और इसे गैर जमानती घोषित किया जाए। और दूसरी हमारी जो मांग है वह है महिला एकता मंच को वास्तविक रूप से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से बराबरी का दर्जा दिया जाए। और तीसरी जो हमारी मांग है वह है लैंगिक समानता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, वह सुरक्षा बलों, प्रशासन, न्यायपालिका, वो समाज में महिलाओं को इन सब के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। तो महिला सुरक्षा को लेकर ये बड़ी पहल की गई, प्रदर्शन किया गया, मांग की गई कि महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इधर अल्मोड़ा की बात करेंगे। अल्मोड़ा नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग कारब के समीप पहाड़ दरकने से सड़क मार्ग पर यातायात का खतरा पैदा हो गया है। आए दिन पहाड़ से पत्थर के बोल्डर और मलबा आने की वजह से यात्रियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। ये सड़क मार्ग अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिलाधिकारी अल्मोड़ा में विभागीय टीम के साथ उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने एनएच अधिकारियों को निर्देश दिए कि लैंडस्लाइड की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। काफ़ी अभियंता, मुख्य विकास अधिकारी और एडीएम के साथ इसका विजिट किया गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बहुत बड़ा एक पार्क डेवलप हो गया है और इसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग हो रही है, पत्थर भी आ रहे हैं। एनएच से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि कल हायर लेवल पे मीटिंग हुई है, पीएचडीसी को दिया है। उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उनको कहा है कि उन लोगों को बुला के एक डेली ब्रिज की स्थापना कर दें और दूसरा अन्य जहाँ पे मलबा हटा सकते हैं हटा लें और जो कुछ तकनीकी अपने विभागों को दिखाते हैं उपचारात्मक कार्रवाई। इधर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 5 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सभी 5 मंत्री केदारनाथ क्षेत्र में जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी 3 दिवसीय रुद्रप्रयाग के दौरे के बाद देहरादून पहुंचकर क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल होने की बात कही। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ को संवारा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 31 जुलाई की आपदा के बाद वहां के प्रभावित व्यापारियों के लिए 10 करोड़ की राहत राशि मुहैया कराई थी, जिससे क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल बन चुका है। आज मैं बाबा केदार की धरती से 3 दिन के दौरे पर लौट कर आया हूं और मोदी जी ने जो केदारनाथ के कायाकल्प के लिए किया है, 2013 के बाद जो उसका स्वरूप तहस नहस हो गया था, उसको संवारने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लोग उसका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जुलाई की आपदा के बाद जो एक 10 करोड़ का पैकेज वहां के खच्चर वाले, वहां के छोटे व्यापारी, अन्य वर्गों को वहां पर दिया है, जिससे 5,600 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, उसका संदेश पूरे क्षेत्र में है। और जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि केदारनाथ सीट भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है, उस सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का पालन सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से टिहरी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक राम त्रिपाठी की अध्यक्षता में नरेंद्रनगर तहसील सभागार में विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला पुरुषों की एक कार्यशाला आयोजित की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक राम त्रिपाठी ने कार्यशाला में उपस्थित सभी महिला और पुरुषों को जानकारी देते हुए बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 का कड़ाई के साथ पालन किया जाना है। उन्होंने आगे बताया कि किस तरह से नियमानुसार समितियों का गठन करना, हैरेसमेंट से संबंधित जानकारी प्राप्त कर निस्तारित करने की प्रक्रिया को विस्तृत रूप में
इस बैठक के दौरान समझाया गया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी, एडवोकेट राजपाल सिंह भी कार्यशाला में मौजूद रहे। आज की ये जो कार्यशाला थी माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित की गई है, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम उसके प्रतिषेध के संबंध में 2013 का जो हमारा अधिनियम है उसके संबंध में एक जागरूकता कार्यशाला यहाँ तहसील सभागार में की गई है, जिसमें तहसील स्तर के सभी प्रमुख विभागों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। विभागों की जितनी हमारी महिला कर्मचारी थी और साथ में कुछ पुरुष कर्मचारी भी इस कार्यशाला में उपस्थित हैं, जिनको इस जो हमारा 2013 का अधिनियम था उसके संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उनको इंटरनल कमेटी के बारे में, लोकल कमेटी के बारे में और इस कमेटी के द्वारा कैसे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में किस प्रकार से जांच प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बारे में बताया गया। कानून के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही जो प्रतिभागी अगर थे उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया गया और ये अपेक्षा की गई कि हमारे तहसील स्तर पर जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत जो हमारी इंटरनल कमेटी है उसका नियमानुसार गठन किया जाए तथा सेक्सुअल हरासमेंट के किसी भी प्रकरण में इमीडिएट और उचित कार्रवाई की जाए। आज जिला विधिक प्राधिकरण विभाग द्वारा जो एक वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें माननीय त्रिपाठी जी ने जो सीनियर जज हैं उन्होंने आज हमें जानकारी दी पॉश एक्ट के बारे में जो 2013 में बनाया गया था और जिसमें हर डिपार्टमेंट में एक इंटरनल कमेटी का गठन होना है। उसके बारे में आज सर ने विस्तृत जानकारी दी। उसके सारे सेक्शंस के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी कि किस तरह से हमने उन सेक्शंस को लागू करना है, किस तरह से अपने विभाग में हमें कमेटी बनानी है जो कि अति आवश्यक है और अगर ये कमेटी विद टाइम नहीं बनी तो ये पनिशेबल एक्ट होगा और इस तरह की कमेटी अगर हर विभाग में बना दी जाएगी तो ये बिल्कुल आने वाले समय में महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसके इधर देहरादून की अब बात करेंगे, जहां केदार घाटी क्षेत्र में अतिवृष्टि से लिंचौली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से तमाम व्यवसायियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसे देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत प्रभावित व्यवसायियों की क्षतिपूर्ति के लिए 9 करोड़ 64 लाख रुपए की राहत धनराशि को डीबीटी के माध्यम से प्रभावितों को ट्रांसफर किया। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि आपदा को लेकर मुख्यमंत्री और सरकार संवेदनशील तरीके से कार्य कर रहे हैं। आपदा से जिन क्षेत्रों में व्यवसायियों को नुकसान हुआ है उसका आकलन भी किया गया। केदार घाटी में सर्वाधिक नुकसान व्यवसायियों का हुआ, उसके लिए डीपीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां जहां ऐसी क्षति हुई है वहां पर जल्द ही सरकार द्वारा कदम उठाए जाने वाले हैं। निश्चित रूप से आपदा को लेकर के हमारी सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं और आपदा से जहां जहां जिन क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों को नुकसान हुआ है उसका पूरा प्रदेश के अंदर उसका आकलन तैयार किया गया है और इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि केदार घाटी में सर्वाधिक नुकसान वहां पर व्यवसायियों का हुआ है, उसके लिए डीबीटी के माध्यम से बिल्कुल पूर्ण पारदर्शिता के साथ वहाँ पर जो नुकसान क्षति जो उनकी हुई थी उनके खाते में वो पैसा डाल दिया गया है और पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी इस तरह की क्षतियाँ हुई हैं वहाँ पर भी जल्द ही सरकार के द्वारा कदम उठाए जाने वाले हैं। इधर उत्तराखंड परिवहन निगम BS 6 बसें लाने की तैयारी कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के संचालन महाप्रबंधक सीपी कपूर ने कहा कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से हमें 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है, जिसमें हमें 190 नई बसें लानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि शेष बसों को लाने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय मिला है, जिसके बीच अक्टूबर महीने में डीजल की 130 BS 6 बसें आएंगी, 30 बसें CNG और अन्य 30 बसें दिसंबर महीने तक आ जाएंगी। ये तमाम प्रक्रिया प्रकृति और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है। पहले तो हम ये बता दें कि अभी 30 सितंबर से कुछ भी ऐसा नया नहीं होने वाला है। हमें जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से 31 दिसंबर तक के लिए समय दिया गया है, जिसमें हमें 190 बसें नई लानी है और उसके बाद जो शेष बची बसें हैं उसके लिए 31 मार्च 2025 तक का समय मिला हुआ है।
तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसी के लिए हमारी अक्टूबर में 130 नई बसें आ जाएंगी और BS6 डीजल की, और 30 बसें हमारी CNG अनुबंधित आने वाली हैं और 30 का हम LOI जारी कर देंगे जो कि दिसंबर तक आ जाएंगी। इस प्रकार हमारी ये 190 बसें दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। इधर बात अब लालकुआं की, जहां श्री श्याम परिवार एवं श्री श्याम कृपा महिला परिवार की निरीक्षण में शनिवार को श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव पर भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें कमेटी द्वारा निशान यात्रा से पहले ध्वज का पूजन किया गया। यात्रा में ध्वज लिए श्रद्धालु भक्ति की धुन पर थिरकते हुए चल रहे थे। निशान यात्रा का लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। निशान यात्रा में आगे चल रही फूलों से सजी बाबा श्याम खाटू की सवारी जो कि यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी, जिसमें सवार बाबा श्री खाटू श्याम के दर्शन को हर कोई निहार रहा था। यात्रा में खासी तादाद में शामिल श्रद्धालुओं के हाथों में श्री श्याम ध्वज लिए महिलाओं की टोली चल रही थी। ये निशान यात्रा ट्रांसपोर्ट नगर से राजकीय इंटर कॉलेज संकीर्तन स्थल तक निकाली गई। इस मौके पर मौजूद भक्तों ने कहा कि श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव पिछले 7 सालों से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शाम को कानपुर, पीलीभीत, बरेली से कलाकार यहां पहुंचेंगे जो सुंदर भजनों से बाबा का गुणगान करेंगे। क्षेत्रवासियों से भी श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई। इस अवसर पर श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव के अध्यक्ष सोनू गोयल, पूर्व चेयरमैन पवन चौहान, निवर्तमान चेयरमैन लालचंद सिंह, व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट सहित भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। इधर मसूरी की अब बात कर लेते हैं, जहां गुरु सिंह सभा लंढौर का 107वां सालाना दीवान नगर कीर्तन शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर गुरुद्वारे लंढौर में प्रातः भोग, अखंड पाठ, शब्द कीर्तन और व्याख्यान का आयोजन किया गया। गुरु का लंगर के बाद नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई। गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश गुरु पर्व को समर्पित गुरु सिंह सभा लंढौर मसूरी का 107वां 2 दिवसीय सालाना गुरुमत समागम शुरू हो गया है। पहले दिन लंढौर गुरुद्वारे में भोग, अखंड पाठ, शब्द कीर्तन और व्याख्यान का आयोजन हुआ। गुरु के लंगर के बाद नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई। नगर कीर्तन शोभा यात्रा बैंड बाजों और अखाड़ों के साथ लंढौर गुरुद्वारा से शुरू होकर मालिंगार, लंढौर चौक, लंढौर बाजार, शहीद भगत सिंह चौक और माल रोड होते हुए गांधी चौक तक पहुंची। रास्ते भर श्रद्धालुओं ने नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं के लिए जलपान का आयोजन कर रखा था। श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा में बैंड के साथ ही गुरु नानक बालक और गुरु नानक बालिका को बैंड सहित पावंटा सहित से आई पालकी साहिब वाहन में गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन किए। वहीं नगर कीर्तन में पंच प्यारे मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा के दौरान गतका पार्टी ने तलवारबाजी के हैरतअंगेज कारनामे दिखाकर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। लाइब्रेरी पहुंचने पर गुरुद्वारा गांधी चौक में शाम का दीवान सजा और शब्द कीर्तन व व्याख्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रात्रि के लंगर का भी यहाँ पर विशेष आयोजन हुआ था। गुरुद्वारा श्री लंढौर गुरुद्वारा श्री सिंह सभा का 107वां सालाना दीवान है। ये हर साल इसी रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे जो है समस्त आसपास के क्षेत्रों से देहरादून, डोईवाला, बिहारीगढ़ से संगतें आती हैं। मसूरी की लोकल संगत रहती है और मसूरी के समस्त समुदाय के लोग इसमें रहते हैं। और ये पिछले 107 सालों से इसी तरह से नगर कीर्तन के रूप में निकाला जा रहा है। ये लंढौर गुरुद्वारे से मलिंगार होते हुए नगर कीर्तन पूरे नगर में जगह जगह रुकते हुए किताबगढ़ गुरुद्वारे तक जाएगा, जहाँ रात में फिर सालाना दीवान सजेगा। उसके बाद रात में गुरु का लंगर दोबारा वहाँ पे होगा। और ये जो सालाना दीवान है ये पूरे 2 दिन तक यहाँ पे चलता है। और इसी कड़ी में कल जो है गुरुद्वारा श्री सिंह सभा लंढौर में दोबारा गुरु का लंगर दिन में बरतेगा। और इसी तरीके से ये पिछले 107 सालों से यहाँ पे चल रहा है। ये गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। करते हैं गुरु सिंह सभा को और सभी गुरु सिखों को। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में उन्होंने कितना अपना कर्म किए हैं देश के लिए और कितना उन्होंने सेवा की है। उनको तो हमेशा हमेशा हमारा सर झुका रहेगा। आज जो यहाँ पर मसूरी में सालाना दीवान का जो डोली निकाली जा रही है ये 107 सालों से निकाली जा रही है और इससे बहुत ही सुंदर भाईचारे का एक जो है मैसेज जो है जाता है आगे। और सभी धर्म मिलके, चाहे इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मसूरी का एक अपना अलग ही रहा है।
कि जिसमें यहाँ के सब लोग मिलजुल कर सभी धर्मों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।